तो सर आज मैं यहाँ पर जानने आया हूँ आपसे कि जब स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ पार करते हैं और कभी जॉब के बारे में सोचते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर जब वो अपना रेज्यूमे या सीवी बनाना चाह रहे हैं तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बनाएं, क्या बनाएं जिससे कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो आपसे वो सलाह लेनी थी हमें। देखिए, उसमें क्या होता है कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उसके बाद उनको ये क्लैरिटी नहीं होती है कि उनको किस डायरेक्शन में आगे जाना है। तो सबसे पहले उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो ये डिसाइड करें कि किस एरिया में उनको अपना करियर बनाना है। तो करियर बनाने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रोच करें, एक होता है प्राइवेट सेक्टर में अप्रोच करें। तो ये मेरी जो गाइडेंस है, एडवाइस है, बच्चों के लिए है। तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, जो एडवर्टीज़मेंट आते हैं जॉब्स के, उनको नज़र रखें। जो डेली ऐड वगैरह आते हैं उस पर ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करें। जो भी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से अप्लाई करना होता है। मोस्टली जो गवर्नमेंट के जॉब्स होती हैं उनके अपने सेट पैटर्न्स होते हैं, सेट एप्लीकेशन फॉर्म होती है जो जिसके अंडर उनको अप्लाई करना होता है। और अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपको अपना एक डाटा, बायोडाटा जिसको हम बोलते हैं, वो बना के रखना होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रोच करने के लिए आपको क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जी। तो अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए क्या है कि एडवर्टीजमेंट आता है, आपकी अगर क्वालिफिकेशंस मैच करती है, एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स आपको नहीं होगा उस समय, और एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। तो आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मैच करते हुए अपने क्रेडेंशियल्स के हिसाब से अप्लाई करना होता है। जब आप अप्लाई करेंगे, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो आपके डाटा को एनालिसिस करने के बाद, आपकी फिटमेंट को चेक करने के बाद आपको कॉल लेटर दे के बुलाएंगे, जिससे आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है वो टेस्ट क्लियर करना है। फिर उनके एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, कई जगह फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, कहीं पर रिटन टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में जाने की, तो आपके पास एक अपना सीवी होना चाहिए। अब सीवी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ कि एक मोहन है, मोहन ने अभी 12th पास या ग्रेजुएशन पास किया है, तो हम मोहन के एग्जाम्पल को के थ्रू बताना चाहेंगे कि कैसे हम क्या क्या चीज़ें हैं जो उस बायोडाटा के अंदर होनी चाहिए। तो मोहन को सबसे पहले क्या है, अपने नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, उसके ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और ऑब्जेक्टिव लिखना है कि उसका ऑब्जेक्टिव है क्या, क्या करना चाहता है वो। फिर उसको अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना है कि क्वालिफिकेशंस में उसने क्या किया है। सपोज उसने 10th किया है तो 10th किस ईयर में किया है, किस बोर्ड से किया है, क्या क्या सब्जेक्ट्स उसने पढ़ाई की है, कितने परसेंटेज उसको मिले हैं उसमें, क्या रैंक आया उसको। इसी तरीके से अगर उसने 12th पास किया है तो 12th के बारे में उसको लिखना होगा, किस कॉलेज से पास किया है। सेम क्राइटेरिया उसको अप्लाई करनी जो उसने 10th के लिए लिखा है। इस तरीके से अगर उसने ग्रेजुएशन पास किया है तो उसको ग्रेजुएशन के बारे में लिखना है, किस यूनिवर्सिटी से पास किया है। नाउ अगर हम बात करें कि पढ़ाई के दौरान उसने कुछ ट्रेनिंग या ऑन जॉब ट्रेनिंग्स कुछ उसने किए हैं, कोई सर्टिफिकेशंस किए हैं, कंप्यूटर में कुछ किया है, तो उन सबको भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसने कोई इंटर्नशिप कहीं से की है तो उस इंटर्नशिप के बारे में भी हाईलाइट्स करें, क्या कंट्रीब्यूशन उसने किया है ऑर्गेनाइजेशन के साथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंटर्नशिप, उस चीज़ को भी हाईलाइट करें। और अपना एड्रेस देना बहुत ज़रूरी होता है उस डॉक्यूमेंट के अंदर। और जैसे कि आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने ईमेल आईडी को उसमें ज़रूर लिखें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, जिससे कि रिक्रूटर आपको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सके। और एक लास्ट में एक डिस्क्लोजर होता है जो ये बताता है कि आपने जो चीज़ें उसमें लिखी हैं वो सारी करेक्ट हैं, कोई चीज़ें आपने हाइड नहीं की है, कोई कंसील नहीं की है। और नीचे साइन करने होते हैं उसमें, और अपना डेट और प्लेस लिखनी होती है। तो ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक फ्रेशर्स को करना चाहिए। तो उसमें जैसे अगर उन्होंने कोई उनकी हॉबीज़ हैं या कुछ चीज़ें उन्हें जो पसंद हैं या कुछ क्रिएटिव ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो उन्हें लगता है कि उनमें हैं, या उसमें कुछ उन्होंने
उनका इंटरेस्ट है या कभी कुछ किया है, तो क्या वो भी उसमें लिखना चाहिए? हाँ, ये बहुत एक अच्छा पॉइंट आपने पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो मैं कहीं ना कहीं मिस कर गया बताने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसको हाईलाइट करें, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैंडिडेट्स के कैलिबर को, कॉम्पिटेंसी को मेज़र करने के साथ साथ उसकी हॉबी को भी ध्यान में रखते हैं सिलेक्शन करते समय। तो सपोज अगर किसी को फोटोग्राफी का शौक है या उसको ट्रैवल करने का है या सिंगिंग का है, कुछ भी है, तो उस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करें अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अच्छा, बहुत से बच्चे जब जॉब अप्लाई करते हैं तो सैलरी का भी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है कि मुझे क्या सैलरी मिलेगी, या मैं क्या सैलरी मांगूँ, या मैं क्या लिखूँ सैलरी के बारे में, तो वहाँ वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपकी क्या राय है सैलरी के बारे में? एक्सपेक्टेशन लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए, या लिखनी चाहिए तो कितनी लिखनी चाहिए? तो वो उसके बारे में हम जानना चाह रहे थे। देखिए, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जब हम फ्रेशर होते हैं तो उस समय हमारे को एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन सैलरी को लेके बन जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमको डेविएट करती है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। तो कोई भी कंपनी है, उनके अपने सेट पैटर्न्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं कि अगर फ्रेशर्स को हायर करते हैं तो सिटी बेस्ड क्राइटेरिया होता है उनका, जिसके बेसिस पर उन्होंने मिनिमम सैलरी फिक्स की होती है। और जाहिर सी बात है, अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो उसको एज ए ट्रेनी लिया जाएगा, एज ए इंटर्न्स लिया जाएगा, और इंटर्न्स कुछ पेड होते हैं, कुछ नॉन पेड होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम उन स्टूडेंट्स को, उन कैंडिडेट्स को लर्निंग एटीट्यूड के साथ ऑर्गेनाइजेशन में अंडर करना चाहिए, ना कि फोकस सैलरी के ऊपर हो। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशंस उनको स्टाइपेंड के तौर पर कुछ ना कुछ कंपनसेट करते हैं, और गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि कम से कम इतना एक्स अमाउंट तो उनको देना ही है। तो ऑर्गेनाइजेशंस मिनिमम अमाउंट जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो पे करते हैं। तो अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं मीनिंगलेस हो जाता है, जो मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस पे करते हैं स्टाइपेंड के तौर पर। ओके, यस, मिनिमम वो ऑलरेडी अपना यस, एक स्केल सोच के रखते हैं। गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस का क्राइटेरिया है, जो स्टाइपेंड जो मिलता है ट्रेनी को, ओके, वो उसमें ऑलरेडी डिफाइंड होता है और उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है। तो बेसिकली उस कॉलम में वो उतना ज़्यादा जोर ना दें उस पर वो लिख सकते हैं कि एज पर कंपनी पॉलिसी, एज पर ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्म्स, एज पर कंडीशन ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी, यही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसमें। ओके ओके। और उसके अलावा सीवी हाथ से लिखना ठीक रहेगा कि हमेशा टाइप ही आजकल चलना ठीक रहता है? देखिए, सीवी आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि सीवी को हाथ से लिखने का दौर ख़त्म हो चुका है। आप मानेंगे इस बात को? हाँ जी, करेक्ट। तो अब ये टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी एडवांसमेंट आ गई कि हम ऑनलाइन चीज़ें भेजने लगे हैं। पहले पोस्ट कार्ड या आप एनवलप में डाल के कोरियर के थ्रू भेजते थे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते थे। अभी आपको ऑनलाइन भेजना है ईमेल, तो आपका डॉक्यूमेंट टाइप्ड वर्जन है तो क्लीन विजिबल होगा रिक्रूटर्स को, और एक अट्रैक्टिव भी होगा। अगर आप हैंड रिटन होंगे तो अभी हम बहुत आगे निकल आए हैं आज की डेट में। तो हैंड रिटन मुझे नहीं लगता कि कोई यूज़ करता है, ना ही मेरा सजेशन है कि वो यूज़ करें इस चीज़ को। ठीक है, थैंक यू। और सीवी जो है, जैसे कई कंपनी होती हैं डायरेक्टली भी ऑनलाइन अपने कैरियर पोस्टिंग करती हैं, जी, तो उधर डायरेक्टली अप्लाई करना ठीक रहेगा कि कंसल्टेंट के थ्रू ही सीवी भेजना चाहिए? तो इसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो जॉब पोर्टल्स होते हैं जिसमें वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट होता है उनका, उसमें अगर आपको लगता है कि ये जॉब मेरे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस के हिसाब से मैच करती है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब कंसल्टेंट्स भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से एक मैंडेट उनको मिला होता है कि उनको इतनी पोजीशंस फिल करनी है, उनके पास पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उसके हिसाब से आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए, ना कि एक के ऊपर रेस्ट्रिक्ट करे कैंडिडेट अपने आप को। कई बार हमने देखा है कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो दूसरों के बहकावे में आकर अपने दोस्तों के सीवी में इंफॉर्मेशन बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं, गलत परसेंटेज लिख देते हैं, या गलत एक्सपीरियंस लिख देते हैं, या कुछ और बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं। जी। तो एज ए लीगल एडवाइज़र आपकी क्या राय है इस बारे में कि वो ठीक रहता है या बिल्कुल जो सही है वही बताना चाहिए? जी, तो मेरा ये कहना है कि हम जितनी भी बातें लिखते हैं वो अगर हम सच लिखेंगे तो शायद हमारे लिए अच्छा होगा। बहुत से कैंडिडेट्स जो एक दूसरे की चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं, जो ऐसे फैक्ट्स लिख देते हैं जो कि सच नहीं है, तो उन फैक्ट्स के बेसिस पर अगर उनको जॉब मिल भी जाती है तो ऑर्गेनाइजेशंस की भी अपनी पॉलिसी होती है कि वो एक बैकग्राउंड चेक्स करते हैं। तो अगर उनको लगता है कि कैंडिडेट्स ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है
तो उसकी कैंडिडेचर उसी मोमेंट ख़त्म कर दी जाती है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है सिस्टम से। तो मेरी एडवाइस ये है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो सच बातें हैं सिर्फ वही लिखें, जो अपने अचीवमेंट्स हैं सिर्फ वही हाईलाइट करें, ना कि दूसरे किसी कैंडिडेट्स की या किसी फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन देख के कॉपी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यू देते समय आपको उन पॉइंट्स के ऊपर बात भी करनी पड़ेगी, और जहां अगर आपने उन सब चीज़ों को कॉपी किया है तो मुझे नहीं लगता कि आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो इम्प्रेशन नेगेटिव में चला जाता है। राइट जी। तो जाते जाते कुछ और फाइनल कुछ टिप्स देना चाहेंगे सर? मेरा सजेशन ये है कि अगर आपने मेहनत की है तो आप अपनी मेहनत पर भरोसा करें, और भरोसे के साथ साथ आप ये भी देखें कि जो जो चीज़ें आपने बताई हैं, जो उसमें लिखा है, उनको जस्टिफाई भी करें, और अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर ही मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।